हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अध्याय 6 जो परीक्षा वाणी का अध्याय 6 है उसमें उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के वन। राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होना आवश्यक है, जिसमें ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% भाग पर वन होना आवश्यक है और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% भाग पर वन होने आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद है राज्य में वनों की स्थिति। 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 45.43% भाग पर वनाच्छादन था। 45.43 भाग पर वनाच्छादन 24,295 वर्ग किलोमीटर पर वनाच्छादन था, जबकि 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार 45.44% भाग यानी 24,303.04 वर्ग किलोमीटर पर वनाच्छादन है। ठीक है। 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रिकॉर्डेड वन का जो क्षेत्रफल है वो है 37,999.600 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के से तात्पर्य जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, इससे तात्पर्य है एक ऐसा क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार ने वन घोषित कर दिया है, चाहे उनमें वन हो या ना हो, उसे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहते हैं, जो जिन्हें राज्य सरकार ने वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन, सिविल वन, निजी वन व अवर्गीकृत वन आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वनों के प्रकार। सबसे पहला है उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये वन 750 या 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है। साल इन वनों का यानी उपोष्ण कटिबंधीय वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो है साल। ठीक है। दक्षिणी ढालों पर 750 मीटर तथा उत्तरी ढालों पर 1200 मीटर पर ये वन पाए जाते हैं। और कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू तथा बांस, साल ये अन्य प्रमुख वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इन वनों की मुख्य प्रजातियां यानी उष्ण कटिबंधीय जो वन है ये 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर कम वर्षा होती है। ठीक है। और इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं ढाक, सेमल, गूलर, जामुन व बेर आदि उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ये वन मानसूनी वन इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किन्हें? उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र पतझड़ वन है उन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो कि किसी एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में 1500 मीटर की ऊंचाई तक ऐसे वन शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटी में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सागौन, सहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस तथा साल के मिश्रित वन इसके उदाहरण हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के। उसके बाद है कोटधारी वन। ये उत्तराखंड में ऐसे वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कोटधारी वन होते हैं, कोटधारी वन उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन है। चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। कोटधारी वन का जो प्रमुख वृक्ष है वो है चीड़। इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल में उग जाते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय शीतोष्ण वन। ये 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और निचले भागों में चीड़ पाए जाते हैं। ठीक है। निचले भागों में चीड़ पाया जाता है और स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार, साइप्रस ऊंचाई पर उगते हैं और दक्षिणी ढालों पर बांस की प्रधानता रहती है। और इसके जो कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं वो है पॉपुलर, बर्च, नीली चीड़ के वृक्ष भी इसी के श्रेणी में आते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन के अंतर्गत। उसके बाद है उप अल्पाइन या अल्पाइन वन। ये 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। इनमें सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि प्रमुख हैं। उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन के
प्रमुख जो उदाहरण हैं वो हैं सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार। ठीक है। नेक्स्ट है अल्पाइन तथा झाड़ियाँ अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। ये वनस्पतियाँ 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। झाड़ियों के साथ स्थान स्थान पर अल्पाइन वनस्पतियाँ भी बिखरे रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। इन ऊंचाइयों पर जूनिपर और जो जिस ऊंचाई पर ये अल्पाइन झाड़ियाँ एवं घास के मैदान हैं, इन ऊंचाइयों पर जूनिपर, विलो, रिप्स आदि प्रमुख रूप से उगते हैं, जो वृक्ष रेखा से भी ऊपर तक जाते हैं। जो ट्री लाइन होती है उससे भी ऊपर तक ये जूनिपर, विलो, रिप्स, ये जो प्रमुख प्रजातियां हैं ये जाती हैं। और इससे भी अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, पयार, मीडो या अल्पाइन पास्चर कहा जाता है। उसके बाद है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ। ये 3600 से 4800 मीटर की तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पतियाँ उगती हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो काई, घास, लाइकेन। उसके बाद हम देखते हैं वनों का प्रशासनिक विभाजन। वनों का जो प्रशासनिक विभाजन है वो 4 तरीके से हुआ है। फर्स्ट है जो वन विभाग के अंदर आते हैं, विभागाधीन वन और राजस्व विभागाधीन, वन पंचायताधीन, निजी व अन्य संस्थानाधीन वन। ठीक है। सबसे पहला है वन विभागाधीन वन। इसके अंतर्गत राज्य के कुल वन क्षेत्र का 70.46% वन इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। 70.46। राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य के कुल क्षेत्र का 13.76% वन इस श्रेणी में आते हैं। वन पंचायताधीन के अंतर राज्य के कुल वन क्षेत्र का 15.32% वन इस श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है निजी व अन्य संस्थानाधीन वन। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 0.46% वन इस श्रेणी में आता है। और इनकी इसके बाद है उत्तराखंड राज्य की उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधियाँ। ठीक है, जो औषधियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा और हिमालय को हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। इसके बाद है राज्य में जो मिलने वाली और प्रमुख जो औषधि पौधे हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है झूला। ये जो झूला है ये 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, 5500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। और ये जो झूला है इसकी प्रमुख विशेषता है इसका उपयोग रंग रोगन, हवन सामग्री, रेजिनॉइड इससे निकाला जाता है। और इसका उपयोग मसाले बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ग्रेड A1 का जो प्रथम ग्रेड का जो झूला होता है उसको फ्रांस को निर्यात किया जाता है। ठीक है, ग्रेड प्रथम का जो झूला मिलता है राज्य में वो फ्रांस को निर्यात किया जाता है। उसके बाद है ब्राह्मी। ये जो ब्राह्मी है यह बुद्धिवर्धक होता है और ये बहुवर्षीय शाक है। और ये जो ब्राह्मी है ये बहुयात में हरिद्वार में मिलता है। ठीक है, हरिद्वार में बहुत ज़्यादा मिलने को मिलता है, ये हरिद्वार में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है घिंगारू। ये 3600 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। और इस पौधे की अगर उपयोगिता की बात करें तो हृदय रोग के उपचार में इसका उपयोग होता है। उसके बाद है सिकाकाई। ये जो सिकाकाई है इसका उपयोग आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में होता है। उसके बाद बिच्छू या कंडाली जो है इसे स्थानीय लोग सब्जी के रूप में भी यूज करते हैं। और इसका जो प्रमुख उपयोग है उसे एनीमिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। भैंकल की बात करें तो इसका उपयोग गठिया रोग के तेल, जो गठिया रोग का तेल होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी गठिया रोग के निदान के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है श्यान वाली या निर्गुणी। इसका उपयोग पेचिस, हैजा, बुखार, यकृत, हृदय की बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? श्यान वाली का और या फिर निर्गुणी का। उसके बाद है किलमौड़ा। इसे दारू हरिद्रा, ये जो किलमौड़ा है इसे दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं। और इसके जो तना या लकड़ी होती है इसका उपयोग आँखों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इसका जो किलमोड़ा है इसका उपयोग आँख संबंधी जो रोग होते हैं उनके उपचार में किया जाता है। उसके बाद है ममीरा, जिसे पीली जड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ममीरा, इसे पीली जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो जड़ होती है इसका उपयोग टॉनिक बनाने में किया जाता है और ये टॉनिक बाज़ार में बेचा जाता है और इससे सुरमा बनाया जाता है जो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद है अमेस, जिसे हिप्पो या हिप्पोपी के नाम से भी जाना जाता है। हिप्पोपी के नाम से इसे जाना जाता है। हिप्पोपी, ठीक है, हिप्पोपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है इसमें कैल्शियम, अमेस में क्या होता है कि कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व देखने को मिलता है। और स्थानीय लोग जो इसके फल होते हैं, अमेस के फल, इसका उपयोग टमाटर के विकल्प के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इससे चटनी वो लोग बनाते हैं जो स्थानीय लोग होते हैं और इसका बहुत ज़्यादा व्यावसायिक उपयोग भी है। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं और इसका जो निर्यात है वो चीन को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और जो औषधीय पौधे हैं उनमें ये अंतिम है जो है धुनेर। ये जो धुनेर है ये 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है और इसका जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा है अब। और इसे टैक्सोल नामक, इससे जो होता है टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। किससे? धुनेर से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। किससे? धुनेर से, ठीक है। ये औषधीय पौधे थे। अब हम देखते हैं जो ये जड़ी बूटियां हैं इनके संग्रहण के लिए कुछ संस्थान हैं, वो कहाँ कहाँ हैं उनको देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्देशालय के निर्देशन में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती की गई और जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए भेषज सहकारी संघों की भी स्थापना की गई जो की गई 1980 में। उसके बाद है कुछ संस्थान और उनके स्थान। सबसे पहला है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो ये संस्थान है ये ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। आप इसे एम से याद कर सकते हैं, यहाँ पर भी मेडिसिन आ रहा है और ये यहाँ पर एम है यानी मोहान है, अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री जो रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम जो नैनीताल में स्थित है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम जो इसका मुख्यालय है वो है पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद है जड़ी बूटी एवं औषधीय क्षेत्र में शोध एवं विकास संबंधित कुछ निम्न संस्थान हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान जो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उसके बाद है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान जो गोपेश्वर में स्थित है। औषधि सुगंधित पौध शोध संस्थान सीमीप जो पंतनगर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान कटारमल कौसी में स्थित है, ठीक है। ये कुछ हमने विभिन्न औषधियाँ और उत्तराखंड में जो वनों का प्रकार है उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो उत्तराखंड में चले वन आंदोलन है उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।